Last class we completed our chapter vector, है ना? So today I'm going to discuss a new topic that is 3D. 3D stand for three dimension geometry. या 3D का मतलब है आपका थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, यानी आपके क्या होंगे थ्री डायमेंशन बोले तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ऐसे डायग्राम बनेगा आपका. दिस इज योर ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. मैं अगर ओ एक्स की बात करूंगा, इफ ओ एक्स, तो ओ एक्स स्टैंड फॉर एक्स एक्सिस. ठीक. ओ वाई के बारे में बात करूंगा, दैट इज योर वाई एक्सिस. ओ जेड के बारे में बात करूंगा तो दैट इज योर जेड एक्सिस. तो इस तरह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस लेंगे. तो पहले एक्सिस के बारे में बात करें. अगर एक्स एक्सिस यानी ओ एक्स के बारे में बात करेंगे, तो इस ओ एक्स के ऊपर क्या क्या चीजें एब्सेंट है, वाई और जेड एब्सेंट है, तो वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा. एक्स एक्सिस में सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी, वाई और जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी. उसी तरह ओ वाई मतलब वाई एक्सिस, तो उसमें एक्स और जेड नहीं है, तो एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा. इसी तरह जेड एक्सिस है, ओ जेड एक्सिस, ओ जेड में क्या है, एक्स और वाई नहीं है, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो. तो ये मैंने डिस्कस किया आपसे एक्सिस के रेफरेंस में. एक्स एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अगर इसके प्लेन के बारे में डिस्कस करें, तो जब मैं इस वाले की बात करूंगा, इस स्पेस के बारे में, तो इसको आप क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई प्लेन. तो एक्स वाई प्लेन एब्सेंट क्या है, यहाँ पे जेड एब्सेंट है, तो जेड की वैल्यू आपकी यहाँ पे जीरो हो जाएगी इस एक्स वाई प्लेन में. अब इसकी बात करें तो ये वाई जेड प्लेन है. तो वाई जेड प्लेन में क्या एब्सेंट है, एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी. फिर हम लोग इसकी बात करें जेड एक्स प्लेन, तो जेड एक्स प्लेन में क्या एब्सेंट है, वाई, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी. ठीक. तो ये प्लेन के कंसर्न में मैंने पॉइंट की लोकेशन ली. एक्स वाई प्लेन में जेड जीरो होगा, वाई जेड प्लेन या जेड वाई में क्या होगा, एक्स जीरो होगा. एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन में क्या होगा, वाई की वैल्यू जीरो होगी. ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस, तो उसमें वाई और जेड जीरो हो जाएंगे. ओ वाई मतलब वाई एक्सिस, तो एक्स और जेड की जीरो हो जाएगी. ओ जेड मतलब जेड एक्सिस, तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी. लेट अगर एक्स में कोऑर्डिनेट लेंगे एक्स एक्सिस में, तो कैसे लेंगे, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो. अगर ये डिस्टेंस ए है, इस तरह अगर ये डिस्टेंस बी है, तो वाई एक्सिस में कोई पॉइंट अगर लिए जाए तो कैसे लेंगे, वहां पे एक्स जीरो होगा, वाई की वैल्यू होगी, जेड की वैल्यू जीरो होगी. ऐसे सेट जेड एक्सिस में अगर कोई सी पॉइंट लेते हैं, तो उसमें एक्स जीरो, वाई जीरो, और लेट ये डिस्टेंस अगर सी है, ये सी है, ये आपका बी है, ये आपका है, इस पर से ज्वाइन कर दें, तो ये बन जाता है आपका 3D प्लेन. ये अगर ए डिस्टेंस है, ये वाई बी डिस्टेंस, और ये अगर आपका सी डिस्टेंस है. तो 3D प्लेन में दो चीजें देखी. पहले तो उसके थ्री डायमेंशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. एक्स वाई जेड में आपने देखे कैसे कैसे पॉइंट जीरो है, और जो स्पेस कवर कर रहा है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन में कैसे जो पॉइंट रह जाता है उसकी वैल्यू जीरो होती है. ठीक. जैसे हम लोग 9th 10th में पढ़ते चले आ रहे थे कि जब कोई एक्सेस बनाते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये होता था आपका एक्स एक्सिस, ये होता था वाई एक्सिस. तो स्पेसेस कितने होते, तो आप बोलते थे फोर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड योर फोर्थ क्वाड्रेंट. जैसा रहते थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. द वर्ड इज क्वाड्रेंट यानी फोर. तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता था वो होता था 2⁻n. यहाँ n क्या है, यहाँ n का मतलब है एक्सेस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. कितने एक्सेस से, दो होते थे, तो उसको n की जगह 2 पुट कर देते थे, तो आंसर क्या आता था, 4. तो आपके पास ये 4 प्लेसेस मिल जाती थी कुछ इस तरह से. अब ये हमारा आ गया 3D प्लेन, n की जगह कितना पुट करेंगे, 3, क्योंकि हमारे पास थ्री एक्सेस है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस. तो 3 पुट किया तो आंसर आया 8. आंसर आया 8, तो अब हम लोग वर्ड यूज करेंगे ऑक्टेंट. द वर्ड इज ऑक्टेन, यानी 8 जगह दिखेंगी आपको 3D प्लेन में. अब क्वेश्चन ये आया कि हमको तो फिलहाल ये कुछ चीजें दिख रही, बाकी क्यों चीजें दिख नहीं रही. बिकॉज अवर बोर्ड इज व्हाट, अवर रेफरेंस सिस्टम इज व्हाट, अवर रेफरेंस सिस्टम इज 2D. ये लेंथ है, जैसे ये ब्रेड्थ है. तो 3D प्लेन में जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को समझे, तो ये जो बाहर से निकलता है ऐसे, दिस वन, तो ये होता है आपका थर्ड एक्सिस, यानी जो बाहर ऐसे करता है इस तरह से.
इस तरह से हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को एनालिसिस कर सकते हैं 3D प्लेन में। तो यहाँ तो अपने फटाफट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के सिंबल दे दिए, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो ऑक्टेंट में कैसे लिखते हैं? ऑक्टेंट में हम लोग ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वैल्यूज को लिखते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक, कैसे लिखते हैं देखें इसको। जैसे लिखा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ओ एक्स वाई जेड, इस तरह से। तो यहां लिख देते हैं एक्स की वैल्यू, यहां लिख देते हैं वाई की वैल्यू, यहां लिखते हैं जेड की वैल्यू। जब एक्चुअल ओरिजिन है, यानी इस तरह से बात कर रहे हैं, यानी ये रहा आपका डायग्राम ओ एक्स वाई जेड, कोई किसी के पैरेलल नहीं, सिंपल एक डायग्राम बना दिया। तो ये तीनों आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। अब पैरेलल के लिए हमें सिंबॉलिक यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं एक्स के पैरेलल बनाऊं ऐसे करके कुछ, तो उसको रिप्रेजेंट करूंगा, डैश लगा दूं, जैसे ओ एक्स डैश वाई जेड। या एक्स डैश का मतलब हो गया एक्स के आपने पैरेलल बनाया, और जो पैरेलल बनाया वो उसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? नेगेटिव, तो उसको नेगेटिव लगा देंगे। वाई जेड में कोई यूज नहीं किया तो वाई जेड अभी भी आपके पॉजिटिव रहेंगे। इसी तरह अगर मैं वाई के पैरेलल बना दूं ऐसे, तो जिसके ऊपर डैश आएगा वो पैरेलल होगा, वो बन जाएगा नेगेटिव। जिसके ऊपर डैश नहीं आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जैसे ओ एक्स वाई जेड डैश बना दें, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, जेड के ऊपर डैश है तो जेड वाला आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब दो दो भी ले सकते हैं, जैसे ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। या ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। या ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, एक्स और जेड पे नेगेटिव और वाई के ऊपर पॉजिटिव बना सकते हैं इसे। या तीनों बना दे, प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन लिया है, वो एक्स डैश वाई डैश जेड, तीनों तो नेगेटिव बन गए। तो ये बन गई आपकी 8 चीजें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट। इन स्पेसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेंट, दे आर नोन एज द ऑक्टेंट। जैसे मैं लिखूं लोकेशन 2-1 2, मैंने कहा एक्स वाई जेड के रेफरेंस में इसकी लोकेशन लिखूं, तो एक्स तो पॉजिटिव है, वाई के ऊपर नेगेटिव तो बार लगा दो, जेड ये भी पॉजिटिव तो जेड आ गया, ओ एक्स वाई डैश जेड। जैसे -3 -2 और 1, इसके लोकेशन लिखनी है। ओ हमेशा ओरिजिन से लिखे, ओ नेगेटिव है तो डैश, ये भी नेगेटिव है डैश, ये पॉजिटिव है डैश। तो ये इसकी रेफरेंस पोजीशन हो गई। तो कहने मतलब ऑक्टेंट में हम लोग रेफरेंस पोजीशन के बारे में ऐसा लिख सकते हैं। इसको डैश का मतलब है कि वो एक्सेस उस रिस्पेक्ट के एक्स या वाई या जेड के पैरेलल है, इसलिए वो नेगेटिव हुआ है। क्लियर? तो हम रेफरेंस की पोजीशन ऑक्टेंट के इस नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। फिर आया मेरे पास दो पॉइंट है, जैसे मेरे पास 3D प्लेन में, ये डायग्राम तो आप माइंड में सेट कर लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, मेरे पास दो पॉइंट है, लेट पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, इनको मैंने ज्वाइन किया। मेरा एम क्या? मेरा एम है इनके बीच की डिस्टेंस निकालना। अगर ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी के हैं x2 y2 और z, मुझे ए से लेके बी तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट पता होंगे, हम उनकी बीच की डिस्टेंस आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट दिए -1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस यानी डी निकाल सकते हैं। तो ये x1, ये y1 z1, x2 y2 और z2। तो x1 माइनस x2 -1 -4 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 2 -5 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 3 -6 का होल स्क्वायर। ठीक, तो -1 -4 -5 का हो जाएगा 25, 2 से 5 गया -3, 3 का स्क्वायर 9, 3 से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 34, 34 और 9 43, √43 यूनिट। ये आ गया आपका डी। इस फॉर्मूले से आप
डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। जब डिस्टेंस निकालना आ गया तो डिस्टेंस के बेसिस पे कुछ वन मार्कर क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे उसने एक ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है तो इसके वर्टिसेस भी पता है मुझे, और बोला गया प्रूफ करो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों डिस्टेंस निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए बी बी सी और ए सी। अगर तीनों डिस्टेंस अगर सेम आ जाती हैं, दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग दिस फॉर्मूला। सबसे पहली बात हम ट्रायंगल के रेफरेंस में बात करें। सेकंड, अगर कोई एनी टू साइड इक्वल आ जाती है, एनी टू, जैसे ए बी इक्वल टू बी सी आ जाए बट नॉट इक्वल टू ए सी। मैं बोल रहा हूँ वर्ड एनी टू साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल की कोई भी दो साइड इक्वल आ जाए तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? ट्रायंगल हो जाएगा आइसोस्सेलेस ट्रायंगल। ठीक। अगर तीनों डिफरेंट हो जाए, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ऑल थ्री वैल्यूज आर डिफरेंट, तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? स्केलन ट्रायंगल। लेकिन इसमें एक चीज हमें देखनी पड़ती है, वंस यू प्रूव स्केलन ट्रायंगल, तो इसमें किसी टू साइड्स के स्क्वायर का सम कर लें, ए बी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर किया, अगर थर्ड वाले साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, एनी टू साइड्स के स्क्वायर का सम करें, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, देन दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। तब ये हो जाता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो चार बातें तो ट्रायंगल से रेफरेंस में बता दी आपने। फिफ्थ थिंग, सपोज दैट अगर वो बोले कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप क्या करो? डिस्टेंस निकाल ही चुके हो, ए बी बी सी और ए सी, किसी एनी टू डिस्टेंस का सम, किसी भी दो डिस्टेंस का सम अगर थर्ड के इक्वल आ जाता है, किसी भी टू डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आ जाता है, देन दीज आर व्हाट? दीज आर पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये आपके कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे, यानी एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। ये तो मैंने यूज किया आपके साथ डिस्टेंस का, इस कंसर्न का, डिस्टेंस फॉर्मूले का। इसी तरह अभी मैं जब एक सेक्शन फॉर्मूला कर लूंगा, तो सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से आप क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर देंगे, यानी इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है? ये जैसे लिया एक्स एक्सिस, ये लिया वाई एक्सिस, ये लिया जेड एक्सिस, तो ये रहे आपके ए और बी पॉइंट। ये किसी प्लेन ने इसको सी पॉइंट पर इंटरनली डिवाइड कर दिया, किसी प्लेन ने ए और बी को इंटरनली डिवाइड किया m1 और m2 के रेशियो में। हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है, ए के कोऑर्डिनेट पता है और बी के कोऑर्डिनेट पता है। बोला गया सी के कोऑर्डिनेट निकालो। लेट सी के कोऑर्डिनेट है मेरे एक्स वाई और जेड। सी के कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने एक्स वाई जेड, तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह y की निकालूंगा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और z की भी निकाल लूंगा m1 z2 m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। So these are what? These are the internal section formula. Why internal? Because ये जो पॉइंट ये था वो ए और बी के बीच में कहीं लाई कर रहा है। सपोज दैट ये पॉइंट अगर इनसे दूर हो जाए, मतलब ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये एक प्लेन ऐसे पास हो रहा है, इसको आगे प्रोड्यूस किया, लेट सी पॉइंट पर ज्वाइन होता है। तो जब सी पॉइंट पर ज्वाइन होता है, लेट ये आपकी डिस्टेंस यहाँ जाता है m1 है, यहां से यहाँ तक डिस्टेंस m2 है, तो ये आपका कैसा हो गया? एक्सटर्नल सेक्शन हो गया, बाहर चला गया पॉइंट। तो जब ये पॉइंट बाहर चला जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे x m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ऐसे y की वैल्यू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ऐसे z की वैल्यू m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। कंडीशन क्या है? कंडीशन है m की वैल्यू m1 की वैल्यू m2 से बड़ी है। तो सेक्शन फॉर्म में दो तरीके के हैं, अगर पॉइंट इन दोनों के बीच में कहीं आ जाता है तो इंटरनल सेक्शन, और अगर वो पॉइंट इन दोनों के अगर बाहर चला जाता है तो एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, और ये आपका हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक। अब मान लीजिए ए और बी का अगर मिड पॉइंट बोल देगा, तो ए के हैं x1 y1 z1, बी के हैं x2 y2 और z2। ठीक है, अगर वो मिड पॉइंट बोल देता है तो मिड पॉइंट का क्या होता है? वो 1:1 का रेशियो हो जाता है। अब मुझे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। लेट सी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड,
तो x की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2/2। y की वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2/2। z की वैल्यू क्या होगी, z1 प्लस z2/2। तो ये आपके मिड पॉइंट्स आ जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ए और बी के। तो जब आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया, इस सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब आप क्वाड्रिलेटरल को डिफरेंशिएट आसानी से कर लोगे। जैसे मैंने बोला ये एक रेक्टेंगल है और ये बनाया मैंने एक पैरेललोग्राम। तो ये रेक्टेंगल वर्टिस इज गिवन एंड दिस इज योर पैरेललोग्राम। ठीक, वर्टिस इज गिवन है आपके। मैंने बोला प्रूव दैट ABCD जो रेक्टेंगल इफ वर्टिसेस आर गिवन। तो आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में जाना होगा। इनके डिस्टेंस निकालेंगे AB BC CD और AD। डिस्टेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे पेयर ऑफ डिस्टेंसेस आर इक्वल, यानी ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी, ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी इन लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला में। लेकिन लेंथ तो पैरेललोग्राम में भी ऐसे इक्वल होती है ना, अपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है इक्वल होती है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, रेक्टेंगल के डायगोनल को ऐसे ज्वाइन कर लिया और इधर पैरेललोग्राम के भी डायगोनल को ऐसे ज्वाइन कर लिया। इन रेक्टेंगल जब आप इसकी लेंथ निकालेंगे डायगोनल की वो इक्वल आ जाएगी, यानी AC इक्वल टू BD। AC इक्वल टू BD किस में आ जाएगा, रेक्टेंगल में। यानी रेक्टेंगल में जो है डायगोनल की लेंथ होती है आपस में इक्वल होती है। और जब पैरेललोग्राम का कर रहे होंगे डायगोनल का मिड पॉइंट निकालें, यहाँ इसका निकालें मिड पॉइंट। जो AC का जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट BD का होगा, यानी AC का मिड पॉइंट इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BC। मतलब इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग टू ईच अदर। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये लेंथ इसके इक्वल, ये लेंथ इसके इक्वल। बट इन रेक्टेंगल लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। ये डिस्कस किया मैंने किसका, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का। कुछ ऐसे ही डिस्कशन फेज में आपको ले सकता है वो आपसे कि स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस दोनों की ऑल फोर साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर में भी और रोम्बस में भी क्या होता है, इनकी जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो डिफरेंशिएट कहां से करेंगे, इनको डिफरेंशिएट करेंगे। जो स्क्वायर है उसके अगर डायगोनल को मिला दे, मीट कर दे, उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, मतलब ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देन दिस इज ए स्क्वायर। तो स्क्वायर होगा। रोम्बस में ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर डिफरेंट। डायगोनल की लेंथ डिफरेंट होती है। और अगर पूछे तो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट भी करते हैं। तो सिंपल हमें प्रूफ करना होगा स्क्वायर और रोम्बस में, स्क्वायर में all four sides are equal and the length of diagonals are also equal. But in rhombus, all the four sides are equal, but length of diagonals are not equal. Length of diagonal equal नहीं होगी किसमें, rhombus में। तो ये चीजें कैसे करेंगे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से इन चीजों को आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूले में है, सेक्शन फॉर्मूले में है। फिर हमने क्या किया, पॉइंट्स के कोलिनियर के लिए बताया कि डिस्टेंस को आप इक्वल कर देंगे। फिर ट्रायंगल के इक्वलिटी के बारे में बात की। फिर हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखा, जो क्वाड्रिलेटरल हैं उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने यहाँ कहने का मतलब है कि ये आपके स्क्वायर वर्सेस रोम्बस, या आप बोल सकते हैं पैरेललोग्राम वर्सेस रेक्टेंगल। तो ये चीजें आपको दिखेंगी डिस्टेंस और सेक्शन के फॉर्मूले से, राइट। फिर मेरा डिस्कशन लेवल आता है आपके साथ कि वर्ड, अब आपके यहाँ से प्योर शुरू, ये तो सारी चीजें डिस्टेंस ये सब पढ़ रखी थी हमने क्लास 11 में भी। अब हम पहुंचते हैं इसी 3D प्लेन में, ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस में। लेट ए पॉइंट है पी, कोऑर्डिनेट है इसके एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इसको मैंने से ज्वाइन कर लिया है। हम एक वर्ड पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये वर्ड आपको बहुत परेशान करने वाला आगे 3D में।
उसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा डीसी, या डीसी जैसे करके बोलूंगा, डीसी। ठीक। तो क्वेश्चन ये आया कि डायरेक्शन कोसाइन है क्या, क्या है डायरेक्शन कोसाइन। तो आपने देखा एक पॉइंट है मेरे, ऑफ पी, कोऑर्डिनेट है उसके मेरे पास एक्स वाई और जेड। अब ईच एंड एवरी पॉइंट एक्स के साथ, ये आपका क्या है, ये इसको एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, ये ओ है। ईच एंड एवरी पॉइंट लेट एक्स के साथ एक्स कोऑर्डिनेट एंगल बना रहा है अल्फा, पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, लाइक दिस वन, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वाई एक्स के साथ ये पॉइंट एंगल बना रहा है बीटा, और जेड के साथ ये पार्टिकल एंगल बना रहा है गामा। यानी पार्टिकल है पी, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। इस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड के एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म किया है, दैट एंगल इज अल्फा बीटा एंड गामा। और जब इसका हम कोसाइन ले लेते हैं, इन एंगल का कोसाइन, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये उस पार्टिकल की डायरेक्शन को शो करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है डायरेक्शन ऑफ, उस कॉस लेते हैं तो कोसाइन। सो द वर्ड इज डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से उसका डायरेक्शन शिफ्टिंग होता है। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन को हम चेक करते हैं कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या वो उसकी लोकेशन कहाँ आ रही है उसकी। और इसकी जो इंटीजर वैल्यू होती है, इसको एल से, इसको एम से और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। और इनका आपस में अपना जो रिलेशन होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये चीज। अब देखिए चीज कैसे आई, इसको मैं देखता हूँ। सपोज मैं इस वाई एक्सिस वाले डायग्राम में जाता हूँ, ये 2D फिगर आप आसानी से देख लोगे। वाई के साथ एंगल बन रहा है बीटा, तो मैं सीधे यहाँ से कॉस बीटा निकालता हूँ इस वाले डायग्राम से। तो कॉस बीटा अगर निकाले तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस वन। ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपकी वाई एक्सिस की हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ओ इंटू ओपी डिस्टेंस हो जाएगा, अगर पी का डिस्टेंस निकालते हैं। अगर पी का डिस्टेंस वाई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, कॉस बीटा ये आता है, तो अगर एक्स के अबाउट निकालें तो कॉस अल्फा आ जाएगा एक्स अपॉन ओपी। जेड के अबाउट निकालें तो कॉस गामा आ जाएगा जेड अपॉन ओपी। ठीक। मैंने क्या किया, इनसे यहां से कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये निकाल लिया मैंने, इन सबको स्क्वायर और ऐड कर दिया, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, सबका स्क्वायर किया और ऐड किया। तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा, एक्स, सब में ओपी कॉमन आ रहा है देखो, तो 1/ओपी स्क्वायर मैंने कॉमन भी ले लिया। 1/ओपी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आया प्लस वाई स्क्वायर आया प्लस जेड स्क्वायर आया। और ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है। ओरिजिन बोले तो 0,0,0। ओपी अगर डिस्टेंस निकाले तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का स्क्वायर आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज योर ओपी स्क्वायर। तो ये आ गया ओपी स्क्वायर अपॉन ओपी स्क्वायर, कट के कितना आ गया 1। तो प्रूफ क्या किया आपने, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको एलएमएन लिखें तो ये आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक। इसी चीज को जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड ने एक बार पूछा कि अल्फा बीटा गामा आर द जो डायरेक्शन कोसाइन एंगल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक। उसने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया कि साइन अल्फा स्क्वायर, उसने आपसे ये पूछा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, कितना होगा। ये पूछा गया आईसीएसई बोर्ड में 2018 में। इफ अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अब इस जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है,
तो आप यहां से स्टार्ट करो, ये पता है तो आप ये लिखो, वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसे करो तो जल्दी आएगा समझ में। कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा गामा मैंने प्रूफ किया था 1, अब इसकी जगह पुट कर लो ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है इसी स्टेप में आ जाएगा, इक्वल टू 1। इस 1 से 1 को कैंसिल आउट करो, बाकी इन तीनों को शिफ्ट कर लो, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ये आ गया अकॉर्डिंग टू हमारा एसएससी वर्ड में जो क्वेश्चन था उसका आंसर। क्या आया? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो अल्फा बीटा गामा क्या थे? एंगल बनाए थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक, इन एंगल्स को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, ये आया आपके एक वर्ड डायरेक्शन कोसाइन। अब एक दूसरा वर्ड बहुत परेशान करने वाला है, उसका नाम है डायरेक्शन रेशियो। इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा डीआरस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या होता है? किसी पॉइंट के पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, मतलब डिस्टेंस के फॉर्मेट में कि एक्स से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है और जेड एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। और वो डायरेक्शन कोसाइन के साथ इक्वल रेशियो शेयर करता है, मतलब एल अपॉन ए एम अपॉन बी एन अपॉन सी इक्वल टू कांस्टेंट। यानी एल की वैल्यू क्या आ गई? एल की वैल्यू आ गई ए के, एम की वैल्यू आ गई बी के और एन की वैल्यू आ गई सी के। हमें ये पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये वैल्यूज लाके पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 1। के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 1 को नीचे शिफ्ट कर लेते हैं कुछ ऐसे। लेकिन स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो के आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब इस के को यहाँ पे पुट कर दें, के को, तो एल आ जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन रूट ऑफ दिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे एल आ जाएगा। फिर इसको यहाँ पुट कर देंगे तो एम आ जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरह एन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये आपकी रिलेशन आ गया डीसी एंड डीआर। तो डीआर का मतलब है उस पॉइंट की लोकेशन एक्स वाई या जेड के रेस्पेक्ट में कितनी है, और ये डीआर क्या होता है? इसका स्पेशल एक अपना नेचर होता है, क्वालिटी होती है कि वो डीसी के साथ इक्वल रेशियो में शेयर करता है। तो ये रिलेशन कैसा आ गया? ये रिलेशन बन गया आपका डीसी एंड डीआर के बीच में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डीसी एंड डीआर? तो आप ये लिख देंगे उठा के, एबीसी क्या है, डीआर एलएमएन क्या है, एबीसी डीआर और एलएमएन डीसी से। तो डीसी और डीआर का ये मैंने रिलेशन डेवलप किया। एल की वैल्यू, फिर एम की वैल्यू और फिर एन की वैल्यू इस टर्म्स में आ जाएगी। क्लियर? तो दो वर्ड हमने डिस्कस किए, एक डीसी क्या होता है और एक डीआर क्या होता है। तो डीसी और डीआर के बारे में ये चीज आ गई, क्योंकि ये चीज हमने पहले एक वेक्टर में 2 क्वेश्चंस में थी। मैंने कहा था इसको जब 3D पढ़ेंगे तो वहां से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, वहां से चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो डीसी एंड डीआर का कंसेप्ट आया। अब जैसे हम लोग पॉइंट्स प्रूफ करते थे कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो अब आप डीआर के रिस्पेक्ट में पॉइंट को प्रूफ कर सकते हो। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कह रहा प्रूफ करो दिस इज योर, प्रूफ करना है दिस वन इज योर कोलिनियर। ठीक है, क्या करो आप ए बी के डीआरस निकाल लो, ए बी के डीआरस, फिर आप बीसी के डीआरस निकाल लोगे। तो आप ए बी के डीआरस निकाल लोगे, डीसी के डीआर निकाल लोगे, तो इससे क्या होगा? इससे आप इनको आपस में कोरिलेट कर लोगे, इनको आपस में आप इनसे कोरिलेट कर लोगे आसानी से।
ठीक, तो अब इसको मैं रोकता हूँ अभी इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपके डाउट्स भी आ जाएंगे कई सारे। अभी मैं सिर्फ डीसी एंड डीआर के सिंपल वाले आता हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा इसको, नो इशू।